कहानी की शुरुआत समुद्र के बीचों बीच होती है, जहां समुद्र की गहराई में अचानक एक जबरदस्त भूकंप आता है। इस भूकंप से समुद्र की तलहटी में एक बड़ी दरार बन जाती है, जिसमें से रहस्यमयी नीली रोशनी निकलने लगती है। उसी समय समुद्र की सतह पर एक कपल अपनी नाव में रोमांटिक पल बिता रहा होता है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही कोई रहस्यमयी चीज उसे पानी के अंदर खींच लेती है। लड़की घबराकर उसे ढूंढने लगती है। तभी लड़के की लाश पानी पर तैरती हुई ऊपर आ जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक अल्फा ज़ॉम्बी पानी से बाहर निकलता है और उसे भी बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ हंटर, उसका दोस्त रे और उसकी भतीजी जेडा समुद्र में मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें दूर एक नाव में आग लगी दिखाई देती है। वे तुरंत वहां पहुंचते हैं और हंटर आग बुझा देता है। जांच करने पर पता चलता है कि कुछ लोग लापरवाही से पटाखे चला रहे थे, जिससे आग लग गई। हंटर सभी पटाखे जब्त कर लेता है और शराब पीकर नाव चलाने के लिए उन्हें फटकार भी लगाता है, लेकिन उनमें से ब्लेन उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसी बीच एक ऊंची चट्टान पर खड़ा एक रहस्यमयी आदमी दूरबीन से समुद्र में चमक रही उसी नीली रोशनी को देख रहा होता है। उधर हंटर की टीम फिर से मछली पकड़ना शुरू करती है। तभी रे के कांटे में कोई बहुत भारी चीज फंस जाती है। काफी मेहनत के बाद जब वो उसे बाहर निकालता है तो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो एक इंसान की लाश होती है, जिसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका होता है। सच्चाई जानने के लिए जेडा अंडर वाटर कैमरा समुद्र में भेजती है। कैमरे में समुद्र की तलहटी से निकल रही वही रहस्यमयी नीली रोशनी दिखाई देती है, जो बिल्कुल सामान्य नहीं लगती। हंटर तुरंत रेडियो पर अधिकारियों को इसकी सूचना देता है। इसी दौरान जेडा उस लाश को ढककर कुछ पल के लिए दूसरी तरफ देखती है, लेकिन जब दोबारा नजर डालती है तो लाश वहां से गायब हो चुकी होती है। अगले ही पल वही लाश जिंदा होकर ज़ॉम्बी बन जाती है और जेडा पर हमला कर देती है। उसके कंधे पर गहरा घाव हो जाता है। रे तुरंत ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, जबकि हंटर अपनी बड़ी माचेते निकालकर उस पर लगातार वार करता है। कुछ देर के लिए ज़ॉम्बी गिर तो जाता है, लेकिन अगले ही पल फिर खड़ा हो जाता है। आखिरकार हंटर और रे मिलकर उसे समुद्र में धक्का दे देते हैं। उधर शहर में हंटर की गर्लफ्रेंड केंजी, जो एक डॉक्टर है, को उसका फोन आता है। हंटर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचने के लिए कहता है, क्योंकि जेडा गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। केंजी एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचती है और जेडा को अस्पताल ले जाती है, जबकि रे उसके साथ ही रहता है। इस बीच हंटर पूरे मामले की जानकारी शेरिफ अकोनी को देता है। दोनों मिलकर इस रहस्य की जांच करने का फैसला करते हैं। वे नाव से उसी जगह पहुंचते हैं जहां समुद्र की सतह पर अब भी नीली रोशनी साफ दिखाई दे रही होती है। हंटर एक बार फिर अंडर वाटर कैमरा नीचे भेजता है। इस बार कैमरे में समुद्र के अंदर एक डूबा हुआ जहाज दिखाई देता है, जिसकी तलहटी में बनी बड़ी दरार से वही रहस्यमयी नीली रोशनी लगातार बाहर निकल रही होती है। हंटर कैमरे में देखता है कि डूबे हुए जहाज पर उसका नाम तक नहीं लिखा है। ये बात उसे और भी ज्यादा संदिग्ध लगती है। तभी कैमरे में जहाज के आसपास एक अजीब सा जीव तैरता हुआ भी दिखाई देता है। हंटर को यकीन हो जाता है कि इन हमलों के पीछे ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन शेरिफ अकोनी उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। उसी समय समुद्र के अंदर से ज़ॉम्बीज का एक विशाल झुंड उनकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। ये देखकर अकोनी भी समझ जाता है कि हंटर सच कह रहा था। हंटर तुरंत केंजी को फोन करके जेडा को सबसे अलग रखने के लिए कहता है। वहीं अकोनी रेडियो पर इमरजेंसी संदेश भेजकर पूरे इलाके को खाली करवाने का आदेश देता है। कुछ ही देर में समुद्र किनारे सुनामी सायरन बजने लगती है। लोग घबराकर समुद्र की तरफ देखते हैं, जहां पानी अचानक पीछे हटने लगता है। हंटर और अकोनी लोगों की मदद के लिए वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे एक विशाल सुनामी दिखाई देती है और उसके अंदर हजारों ज़ॉम्बीज तैर रहे होते हैं। हंटर पूरी रफ्तार से नाव चलाता है, लेकिन सुनामी इतनी तेज होती है कि कुछ ही सेकंड में उन्हें अपनी चपेट में ले लेती है। दोनों किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। अगले ही पल वो ज़ॉम्बी सुनामी पूरे शहर से टकराती है। पानी के साथ आए ज़ॉम्बीज हर तरफ फैल जाते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा बीच तबाही में बदल जाता है। हंटर और अकोनी किसी तरह किनारे तक पहुंच जाते हैं। अकोनी एक ज़ॉम्बी पर बंदूक तानता है, लेकिन गोलियां बचाने के लिए फायर नहीं करता। उधर अस्पताल में केंजी रे को बताती है कि ज्यादातर स्टाफ को सुरक्षित जगह भेज दिया गया है, इसलिए फिलहाल ज़ादा और रे को क्वारंटीन में ही रहना होगा। इस बीच पर बचे हुए लोग मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। हंटर और अकोनी उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सुनामी के साथ आए ज़ॉम्बीज एक एक करके उठने लगते हैं, जबकि समुद्र से और भी ज़ॉम्बीज बाहर निकल आते हैं। जो भी उनके हाथ लगता है वह या तो मारा जाता है या खुद ज़ॉम्बी बन जाता है। हंटर अपनी मशेटी और अकोनी अपनी बंदूक से कई ज़ॉम्बीज को मारते हैं, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जाती है। तभी हंटर एक नाव का इंजन चालू करके उसे सीधे ज़ॉम्बीज के झुंड में घुसा देता है। इससे कई
ज़ॉम्बीज एक साथ मर जाते हैं और कुछ लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ सैम और उसके दोस्त एक बिल्डिंग से ये सब देख रहे होते हैं। वे अपने घर वालों को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे शहर में अफरा तफरी मची होने की वजह से कोई कॉल नहीं उठा पाता। उधर अस्पताल में जादा की मौत हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो ज़ॉम्बी बनकर फिर से उठ खड़ी होती है और सबसे पहले रे पर हमला करने दौड़ती है। तभी एक डॉक्टर कमरे में आ जाता है। जादा अपना निशाना बदलकर उसी पर टूट पड़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर रे वहाँ से भाग निकलता है। वापस बीच पर अकोनी एक ज़ॉम्बी को छाते से मार गिराता है, लेकिन जितने ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं उससे कहीं ज्यादा नए ज़ॉम्बीज सामने आ जाते हैं। यहाँ तक कि घायल ज़ॉम्बीज भी रेंगते हुए हमला करना नहीं छोड़ते। आखिरकार हंटर और अकोनी फैसला करते हैं कि पहले पुलिस स्टेशन जाकर मदद और हथियार जुटाए जाएं। रास्ते में वे एक ट्रक में बैठते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है और दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ ब्लेन और उसकी गर्लफ्रेंड छिपे हुए मिलते हैं। चारों साथ मिलकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। इसी दौरान वह रहस्यमयी आदमी जो पहले दूरबीन से समुद्र देख रहा था, हाथ में क्रोबार लेकर बीच पर पहुंच जाता है और सीधे एक ज़ॉम्बी के सामने जा खड़ा होता है। उधर अस्पताल में केंजी कमरे से बाहर निकलती है और देखकर दंग रह जाती है कि ज़ादा पूरे मेडिकल स्टाफ को मार चुकी है। अब ज़ादा उसका पीछा करने लगती है। भागते हुए केंजी को रे एक कमरे के अंदर खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन बाहर मौजूद ज़ॉम्बी डॉक्टर और नर्स भी ज़ादा के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ने लगते हैं। कुछ ही देर में दरवाजा टूट जाता है और दोनों को फिर से भागना पड़ता है। रास्ते में उन्हें व्हील चेयर पर बैठा एक ज़ॉम्बी भी मिल जाता है, जबकि ज़ादा लगातार उनके पीछे लगी रहती है। उधर हंटर, अकोनी और बाकी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं। भागते समय ब्लेन अपनी गर्लफ्रेंड को ही ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का दे देता है ताकि वह खुद बचकर अंदर जा सके। ये देखकर हंटर गुस्से से भड़क उठता है। पुलिस स्टेशन के अंदर ब्लेन एक पुलिस वाले की बंदूक छीन लेता है और हथियारों का स्टोर खुलवाने की मांग करता है। जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह उसी पुलिस वाले को गोली मार देता है, लेकिन इससे पहले कि वह आर्मरी तक पहुंच पाता, हंटर उसे जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ सैम और उसके दोस्त भी बिल्डिंग छोड़कर भाग रहे होते हैं। रास्ते में ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं। वे किसी तरह बचते हुए एक मार्केट के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन वहाँ पहले से ही ज़ॉम्बीज भरे होते हैं। भागते समय डैग गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। सैम उसका सहारा देकर आगे बढ़ाती है। इसी बीच उनका एक साथी ज़ॉम्बीज के हाथों मारा जाता है और पूरा ग्रुप अलग अलग हो जाता है। तानी ज़ॉम्बीज को धक्का देकर बाहर निकल जाती है, जबकि सैम और डैग मार्केट के पिछले हिस्से की तरफ भागते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में अकोनी लगातार रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। पुलिस स्टेशन के अंदर अकोनी चुपके से तिजोरी खोलता है। उसमें उसे रिवोक फार्मास्यूटिकल्स नाम का एक लिफाफा मिलता है। वह हंटर की नजर बचाकर उसे तुरंत फाड़ देता है, जिससे साफ पता चलता है कि वह इस कंपनी के बारे में कुछ छिपा रहा है। उधर हंटर समुद्री रिकॉर्ड चेक करता है और उस डूबे हुए जहाज की जानकारी निकाल लेता है। उसे पता चलता है कि वह जहाज रिवोक इंडस्ट्रीज के नाम पर रजिस्टर्ड था। रिकॉर्ड में लिखा होता है कि जहाज को सालों पहले कबाड़ घोषित करके खत्म कर दिया गया था, यानी कंपनी ने जानबूझकर इस जहाज की असली सच्चाई छिपाई थी। इसी बीच ज़ॉम्बीज पुलिस स्टेशन की खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। हंटर और अकोनी तुरंत हथियारों वाले कमरे में पहुंचते हैं। हंटर को वहां जब्त किया गया एक डबल ब्लेडेड स्वॉर्ड मिल जाता है, जबकि अकोनी बंदूकें उठा लेता है। बाहर निकलते समय हथकड़ी में बंधा ब्लेन उनसे मदद की गुहार लगाता है, लेकिन दोनों उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दंगारोधी ढाल की मदद से दोनों ज़ॉम्बीज की भीड़ को चीरते हुए बाहर निकलते हैं। अकोनी गोलियां चलाता है, जबकि हंटर एक बजूका से पूरे झुंड को उड़ा देता है, लेकिन इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कई ज़ॉम्बीज फिर से उठ खड़े होते हैं। तभी दूर से दूसरी ज़ॉम्बी सुनामी आती हुई दिखाई देती है। दोनों तुरंत ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जंगल से गुजरते समय अचानक उनके सामने अल्फा ज़ॉम्बी आ जाता है। हंटर पूरी रफ्तार से ट्रक उसी के ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि अल्फा ज़ॉम्बी बिना किसी चोट के फिर से खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ सैम और डैग पार्किंग में पहुंचकर उसकी वैन तक पहुंच जाते हैं। वहां उनका एक साथी आराम से बैठा संगीत सुन रहा होता है। हेडफोन लगे होने की वजह से उसे शहर में मची तबाही का जरा भी अंदाजा नहीं होता। वह दोनों को वैन में बैठा देता है और खुद बहादुरी दिखाने के लिए ज़ॉम्बीज से भिड़ जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बीज उसे मार डालते हैं। सैम और डैग वैन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं होती। उधर तानी किसी तरह शहर से निकलकर जंगल में पहुंच जाती है। भागते भागते उसे दूर एक घर दिखाई देता है। वह मदद मांगने के लिए वहां पहुंचती है। घर के अंदर
अंदर वही रहस्यमयी आदमी रहता है जिसे पहले दूरबीन से समुद्र देखते हुए दिखाया गया था। उसका नाम मार्टी है। मार्टी ने रिसर्च के लिए एक ज़ॉम्बी को अपने बेसमेंट में जिंदा कैद कर रखा होता है। दरवाजा खोलने से पहले वो कैमरे से तानी की गर्दन चेक करता है ताकि यकीन हो जाए कि उसे ज़ॉम्बी ने काटा नीड्स है। सुरक्षित होने की पुष्टि के बाद ही वह उसे अंदर आने देता है। बाहर ज़ॉम्बीज पूरे घर को घेर लेते हैं। अंदर तानी मार्टी का रेडियो लेकर अपने पिता अकोनी से संपर्क करती है। वो बताती है कि वो फिलहाल सुरक्षित है और अकोनी से सैम को बचाने की विनती करती है। उधर पुलिस स्टेशन में ब्लेन किसी तरह मरे हुए पुलिस वाले की जेब से चाबी निकालकर अपनी हथकड़ी खोल लेता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसकी ज़ॉम्बी बन चुकी गर्लफ्रेंड उस पर हमला कर देती है और उसे काट लेती है। दूसरी तरफ डैक समझ जाता है कि घायल होने की वजह से वो सैम के लिए बोझ बन गया है। वो सैम से अकेले भाग जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो वैन की छत पर चढ़कर अपना यूकेलेले बजाते हुए गाना गाने लगता है ताकि सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। उसी समय हंटर और अकोनी वहां पहुंच जाते हैं। सैम उनकी तरफ दौड़ पड़ती है जबकि अकोनी रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज को गोली मारता जाता है। सैम तो बच जाती है लेकिन कुछ ही पल बाद ज़ॉम्बीज डैग तक पहुंच जाते हैं और उसे बेरहमी से मार डालते हैं। इसके बाद हंटर, अकोनी और सैम सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। वे अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर देते हैं और अगले ही पल ज़ॉम्बीज बाहर आकर उसी दरवाजे पर टूट पड़ते हैं। अस्पताल में केंजी किसी का भी फोन नहीं उठा रही होती, इसलिए सैम उसे ढूंढने के लिए एक कमरे में लगे फोन तक पहुंचती है। वो पूरे अस्पताल के स्पीकर पर अनाउंसमेंट करती है और अपनी माँ से दूसरी मंजिल पर आने के लिए कहती है, लेकिन इस आवाज से अस्पताल में मौजूद सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। हंटर और अकोनी उन्हें रोकने के लिए मोर्चा संभाल लेते हैं। अकोनी गोलियां चलाता है जबकि हंटर पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर ज़ॉम्बीज पर टूट पड़ता है। उधर सैम को पता ही नहीं चलता कि फोन की तार उसके पैर में फंस गई है। बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज उसी तार को खींचने लगते हैं और दरवाजा टूटने लगता है। एक ज़ॉम्बी अपना सिर मारकर दरवाजा तोड़ देता है। अब सैम के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो हंटर की डबल ब्लेडेड सॉर्ड उठाकर ज़ॉम्बी पर हमला कर देती है। इसी दौरान हंटर बिजली के बॉक्स से 2 तार निकालकर एक ज़ॉम्बी के शरीर में करंट छोड़ देता है। ज़ॉम्बी के शरीर में मौजूद रहस्यमयी पदार्थ की वजह से बिजली एक ज़ॉम्बी से दूसरे ज़ॉम्बी में फैलती चली जाती है। कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड करंट लगने से खत्म हो जाता है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और केंजी रे के साथ बाहर निकलती है। रास्ते में एक ज़ॉम्बी उसका रास्ता रोकता है, लेकिन केंजी उसे जोरदार मुक्का मारकर नीचे गिरा देती है और आखिरकार सैम से मिल जाती है। बाकी लोग तुरंत उस ज़ॉम्बी को फिर से बंद कर देते हैं। अस्पताल से निकलते समय केंजी एक अहम बात नोटिस करती है। वो कहती है कि समुद्र से आए ज़ॉम्बीज और काटे जाने के बाद बने ज़ॉम्बीज एक जैसे नहीं हैं। इसका मतलब साफ है कि समुद्र वाले ज़ॉम्बीज पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था। बाहर निकलते ही हंटर रास्ता साफ करने के लिए कई ज़ॉम्बीज को मार गिराता है और सभी लोग ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वे मार्टी के घर पहुंचते हैं जहां तानी अपने पिता अकोनी से मिलकर राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर अकोनी के हाथ पर बने घाव पर पड़ती है। मार्टी घबरा जाता है मगर अकोनी कहता है कि ये सिर्फ खरोंच है, ज़ॉम्बी का काटा हुआ घाव नहीं। घर के अंदर पहुंचकर अकोनी रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टी बताता है कि हमले के बाद से किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया है। तानी एक बात पर ध्यान देती है। वो कहती है कि 2 ज़ॉम्बी सुनामी आ चुकी है, फिर भी सरकार या सेना का कोई आदमी यहाँ नहीं पहुँचा, यानी इस पूरे मामले के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। तभी बेसमेंट में कैद ज़ॉम्बी अपनी जंजीरें तोड़कर आजाद हो जाता है। आवाज सुनकर अकोनी अकेले नीचे जांच करने जाता है। वहां पहुंचते ही ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। काफी संघर्ष के बाद अकोनी उसे दूर तो धकेल देता है, लेकिन इस दौरान ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग भी नीचे पहुंच जाते हैं। ज़ॉम्बी ऊपर भागता है और इस बार केंजी पर हमला कर देता है। तभी मार्टी अपना टेजर इस्तेमाल करता है। तेज बिजली का झटका लगते ही ज़ॉम्बी तुरंत मर जाता है। हंटर को तभी समझ आता है कि बिजली इन ज़ॉम्बीज के खिलाफ सबसे असरदार हथियार है। वो टेजर को अपनी तलवार से जोड़ देता है ताकि वो और भी खतरनाक हथियार बन जाए। अब सभी मार्टी से सवाल करते हैं कि उसने ज़ॉम्बी को छिपाकर क्यों रखा था। मार्टी बताता है कि वो काफी समय से उन पर रिसर्च कर रहा था। उसके मुताबिक इन ज़ॉम्बीज के शरीर में फास्फोरस जैसा एक पदार्थ भरा हुआ है। इसी वजह से समुद्र में नीली रोशनी दिखाई देती है और केवल तेज बिजली ही इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। हंटर तुरंत एक योजना बनाता है। वो कहता है कि सभी ज़ॉम्बीज को वापस समुद्र की तरफ लाना होगा और फिर पूरे पानी में बिजली छोड़नी होगी। साथ ही समुद्र के नीचे पड़े उस जहाज को भी उड़ाना पड़ेगा ताकि वहां से नए ज़ॉम्बीज बनना हमेशा के लिए बंद हो जाएं। मार्टी बताता है कि उसके पास ग्रेनेड्स और C4 एक्सप्लोसिव्स का बड़ा जखीरा मौजूद है।
सभी लोग मिशन की तैयारी में जुट जाते हैं। इस बीच हंटर बाहर निकलकर रास्ता साफ करने जाता है, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक हथियार अचानक काम करना बंद कर देता है। उसी समय गेट खुल जाता है और केंजी भी उसकी मदद के लिए बाहर आ जाती है। वो पास रखी वुड चिपर मशीन चालू कर देती है। इसके बाद दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हैं और उन्हें एक एक करके मशीन के अंदर फेंकते जाते हैं। कुछ ही देर में बाहर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ खत्म हो जाते हैं और पूरी टीम सुरक्षित वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में केंजी हंटर से कहती है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सैम का ख्याल रखना। इसी दौरान अकोनी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। सभी लोग एक गुफा में रुकते हैं। सबको हैरानी होती है कि ज़ॉम्बी के काटने के बावजूद अकोनी अब तक ज़ॉम्बी क्यों नहीं बना। तब मार्टी समझाता है कि कांटा सिर के पास नहीं लगा था, इसलिए इन्फेक्शन को दिमाग तक पहुंचने में समय लग रहा है। अपना अंत करीब देखकर अकोनी फैसला करता है कि अब समय आ गया है वो इस पूरे रहस्य की सच्चाई सबको बता दे। आखिरकार अकोनी 30 साल पुराना वो राज सबके सामने खोल देता है। वो बताता है कि करीब 30 साल पहले रिवोक फार्मास्यूटिकल्स नाम की एक दवा कंपनी सरकार की नजरों से बचने के लिए इसी समुद्र में खड़े एक जहाज पर एंटी एजिंग मेडिसिन का गुप्त परीक्षण कर रही थी। इस राज को छिपाने के लिए कंपनी ने स्थानीय नेताओं समेत कई लोगों को रिश्वत दी थी। अकोनी भी उनकी मदद करने को तैयार हो गया था, क्योंकि कंपनी ने उसकी बीमार पत्नी का इलाज कराने का वादा किया था, लेकिन उसकी पत्नी फिर भी नहीं बच सकी। बाद में पता चला कि वो दवा इंसानों पर इस्तेमाल करने लायक थी ही नहीं। जिस किसी को भी ये दवा दी गई उसके शरीर में भयानक बदलाव आने लगे। अपना अपराध छिपाने के लिए कंपनी ने सभी वैज्ञानिकों और बाकी स्टाफ को वहाँ से निकाल लिया और संक्रमित लोगों समेत पूरे जहाज को समुद्र में डुबो दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जहाज की पहचान मिटाने के लिए उसका नेम प्लेट भी हटा दिया, ताकि कोई कभी सच तक न पहुंच सके। केंजी ये सुनकर कहती है कि उसे नहीं लगता ये कोई हादसा था। उसके मुताबिक कंपनी का असली मकसद शुरू से ही इंसानों को जैविक हथियार बनाना था। तभी ज़ॉम्बीज़ उनकी गुफा तक पहुंच जाते हैं और हमला कर देते हैं। हंटर अपनी इलेक्ट्रिक तलवार से एक एक ज़ॉम्बी को मारना शुरू कर देता है, जबकि मार्टी भी उसका साथ देता है। बाकी सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। इसी दौरान अकोनी की हालत अचानक बिगड़ जाती है। वो दम तोड़ देता है। तानी भारी मन से उसे वही छोड़ देती है, लेकिन जाने से पहले उसके हाथ में एक ग्रेनेड रख देती है। कुछ देर बाद हंटर और मार्टी भी लड़ते हुए गुफा से बाहर निकल आते हैं। बाहर पहुंचकर तानी देखती है कि अकोनी ज़ॉम्बी बनकर दोबारा उठ चुका है, लेकिन अपनी आखिरी बची हुई चेतना में वो ग्रेनेड का पिन खींच देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरी गुफा का रास्ता बंद हो जाता है और अंदर मौजूद ज़ॉम्बीज़ हमेशा के लिए वहीं फंस जाते हैं। इसके बाद पूरी टीम समुद्र किनारे पहुंचती है और अपनी योजना के मुताबिक अलग अलग काम संभाल लेती है। मार्टी बताता है कि उसने पहले ही जहाज को उड़ाने के लिए जरूरी सी 4 एक्सप्लोसिव्स तैयार कर रखे हैं। वो रे और तानी नाव लेकर डूबे हुए जहाज की तरफ निकल पड़ते हैं, ताकि वहाँ C4 लगाया जा सके। उधर हंटर समुद्र किनारे बिजली के तार बिछाने लगता है। केंजी और सैम पावर बॉक्स के पास तैयार खड़ी रहती हैं, ताकि सही समय पर पूरे पानी में करंट छोड़ा जा सके। इसके बाद हंटर बाइक पर तेज म्यूजिक बजाते हुए पूरे बीच पर दौड़ता है। आवाज सुनकर हजारों ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करने लगते हैं। उधर मार्टी समुद्र में उतरकर जहाज पर C4 लगाने लगता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज़ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। रे उसकी मदद करना चाहता है, मगर उसी वक्त एक ज़ॉम्बी नाव पर चढ़ जाता है और उसका रास्ता रोक देता है। जब तक तानी उसे नीचे धकेलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ज़ॉम्बीज़ मार्टी को मार चुके होते हैं। दूसरी तरफ हंटर टाइड पूल्स तक पहुंचने ही वाला होता है कि उसकी बाइक रेत में फंस जाती है। उसे पैदल ही भागना पड़ता है। तभी सामने अल्फा ज़ॉम्बी आ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। हंटर की इलेक्ट्रिक तलवार फिर से काम करना बंद कर देती है, इसलिए उसे बिना किसी हथियार के लड़ना पड़ता है। अल्फा ज़ॉम्बी उसकी तलवार छीनकर उसका गला दबोच लेता है, लेकिन हंटर मौके का फायदा उठाकर अपनी छिपी हुई नाइफ निकालता है और एक ही वार में अल्फा ज़ॉम्बी का हाथ काट देता है। उधर नाव पर तानी लगातार ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चला रही होती है, लेकिन उनकी संख्या कम होने का नाम ही नहीं लेती। रे उसे लाइफ जैकेट देकर कहता है कि उसके पिता भी यही चाहते कि वो अपनी जान बचाए। मजबूर होकर तानी समुद्र में छलांग लगा देती है। इधर हंटर दोबारा अपनी तलवार उठा लेता है। इस बार उसकी इलेक्ट्रिक तलवार आखिरकार काम करने लगती है। हंटर एक ही वार में अल्फा ज़ॉम्बी का सिर धड़ से अलग कर देता है और उसकी लाश को सीधे टाइड पूल में गिरा देता है। उसी पल सैम बिजली का सिस्टम चालू कर देती है। पूरा समुद्र तेज करंट से भर जाता है। कुछ ही सेकंड में पानी में मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ एक साथ जलकर खत्म हो जाते हैं। जब तानी सुरक्षित दूरी तक तैरकर पहुंच जाती है, तब रे रेडियो पर हंटर से आखिरी बार बात करता है। वो मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहता है और अगले ही पल C4 का रिमोट दबा देता है। एक जबरदस्त धमाके के साथ पूरा
पूरा डूबा हुआ जहाज उड़ जाता है। रे उसी विस्फोट में अपनी जान कुर्बान कर देता है। धमाके के बाद समुद्र में एक विशाल लहर उठती है जो तेजी से किनारे की तरफ बढ़ने लगती है। हंटर पूरी ताकत से वहाँ से भागता है, लेकिन रास्ते में उसका सामना ज़ॉम्बी बन चुके ब्लेन से हो जाता है। इस बार हंटर उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वो अपनी इलेक्ट्रिक तलवार से एक ही वार करता है और ब्लेन का सिर धमाके के साथ उड़ जाता है। इसके बाद हंटर आखिरी पल में उस विशाल लहर से बचकर सुरक्षित बाहर निकल आता है। किनारे पर केंजी और सैम टानी को पानी से बाहर निकाल रही होती हैं। हंटर भी उनके पास पहुंच जाता है। इतनी भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार हंटर और केंजी एक दूसरे को गले लगाते हैं और भावुक होकर किस करते हैं। तभी दूर समुद्र में कोस्ट गार्ड का जहाज दिखाई देता है। आखिरकार मदद पहुंच चुकी होती है और इसी उम्मीद भरे पल के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।